तो गाइस आई एम इनविंसिबल की एपिसोड नंबर 66 की स्टार्टिंग में उस डिवाइन एनवॉय को दिखाया जाता है जो कि किंग ऑफ रैंक से कहता है हमारे क्लैन का एक सीक्रेट नाइदर रेलिक द सोल डिवोरिंग लैंप है। एक बार जब इसकी सील खोली जाएगी तो ये किसी की भी सोल को आसानी से डिवोवर कर जाएगा, ताकि एक इमोर्टल लेवल का बंदा भी इससे आसानी से नहीं बच सकता। ह्यूमन फैक्शंस के अंदर ऑलरेडी हमारे आदमी फैल चुके हैं, तो साथ मिलकर के काम करो और उस ये जुल्लन को इस लैंप की मदद से खत्म कर दो। तो सिर्फ एक मोमबत्ती है जो कि बस बुझने का इंतजार कर रही है। हाँ, बहुत जल्दी कुंगलुंग में इमोर्टल रेलिक्स की बाढ़ आने वाली है, तो जब तक उस चांस का फायदा उठाओ तब तक हमारी नाइदर क्लैन जल्द ही इस होमलैंड को रिक्लेम कर लेगी और फिर तुम भी कुंगलुंग के ऊपर नजर रखते हुए हमारे इमोर्टलिटी के पार्ट को शेयर कर पाओगे। किंग ऑफ फैंग उन लोगों से यही कहता है कि वो यहाँ पर उन लोगों के ऑर्डर का इंतजार करेगा। इसके बाद में हमें बताया जाता है कि जैसा कि हमें पता है धीरे धीरे करके कुंगलुंग में यहाँ पर इमोर्टल वेपन्स की बरसात हो रही है। तो ऐसे जैसे कि आसमान में तारे निकल रहे हों। तो सभी सेक्ट्स और टेम्पल्स को पूरी तरीके से हिला डाला है। हर तरफ शांति पूरी तरीके से भंग हो चुकी है, क्योंकि कई सारी बड़ी बड़ी पावर्स रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से टकरा रही हैं। पूरी दुनिया खून से भरे केओस में जा चुकी है। वहाँ पे कि जिंदा रहने के लिए भी एक दूसरे को खत्म करना पड़ रहा है। वहीं पे अगला सीन हमें मिस्टी पीक का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि उसके सभी डिसाइपल्स मस्त मौज में होते हैं और जियाउजी जुलियन के लिए चाय बना कर खिलाई होती है। तभी अचानक वहाँ पे भी जोरदार बिजली को कड़कने की आवाज आती है। तो जियाउजी काफी ज्यादा घबरा जाती है और जुलियन से चिपकते हुए उससे कहती है मौसी को इस ठंडे से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो उसे शांत कराते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मास्टर के होते हुए तुम्हें उस बिजली से डरने की कोई जरूरत नहीं है। होंग तो उस बिजली को देखते हुए काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है ये तो एक इमोर्टल ओमेन है, लगता है कि एक सुप्रीम रेलिक प्रकट होने वाला है। पहाड़ के पीछे से काफी ज्यादा खतरनाक गोल्डन कलर की एनर्जी अनलेस होने लगती है। तो जुलियन भी कहता है कि क्या कहा, एक रेलिक? यहाँ कभी भी इस तरीके के स्केल पर ये चीज अपीयर नहीं हुई है। इसी के साथ में हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि आसमान में एक बेहद बड़ी शैडो अपीयर होती है। गोल्डन लाइट के बीच में से निकलते हुए उन सभी लोगों से कहती है मैं हूँ फॉलन इमोर्टल आइसलैंड का लॉर्ड। 10 दिन बाद तुम सब लोगों के लिए एक ट्रायल आने वाला है, जिसमें कि जो कोई भी सरवाइव करेगा उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो कोई भी आखिरी विजेता बनेगा उसे मेरी लेगेसी के साथ में न्यू आइसलैंड लॉर्ड बना दिया जाएगा और मेरे उस इमोर्टल आइसलैंड के जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो भी उसके हो जाएंगे, जिसकी मदद से वो चाहे तो कुंगलुंग को भी प्रोटेक्ट कर पाएगा। होंग भी अपने मन में कहता है इसकी लेगेसी को लेने के बाद में तो एक सुप्रीम इमोर्टल भी बना जा सकता है। मैं इसको जीतता हूँ। तो फिर इतना कह करके फिर होंग जुलियन की ओर चमकती आंखों से देखने लगता है, लेकिन हमारे ब्रो को तो इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मस्त फिर से आराम करते हुए कहता है कि ये कितना ज्यादा बोरिंग है, इसने मेरी नींद भी खराब कर दी। जुलियन अपने मन में कहता है कि सिस्टम से मिले रिवॉर्ड के सामने तो ये सब बिल्कुल कचरा है, हो सकता है कि ये रेलिक्स भी एविस का ही कोई स्कैम हो। होंग तो एक्साइटेड होते हुए जुलियन से कहता है कि मास्टर हमें इस चांस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही जुलियन को सिस्टम की ओर से एक नया मिशन मिल जाता है, जिसमें कि उसे फॉलन इमोर्टल आइसलैंड के ऊपर साइन इन करना है और वहाँ पे गोल्डन फॉर्चून को गेन करना है। तो जुलियन भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या गोल्डन फॉर्चून? पता है कि हाँ, फॉर्चून 6 टायर्स के होते हैं, व्हाइट, रेड, ब्लू, पर्पल एंड गोल्डन। गोल्डन फॉर्चून को सिर्फ छूने से ही इस मोर्टल रेल्म का सबसे ताकतवर इंसान बना जा सकता है। उसकी कल्टीवेशन फियरलेस सोवरियन तक पहुंच सकती है। वो जान के तो जुलियन भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और होंग को इतना ज्यादा एक्साइटेड होते हुए उससे कहता है जरा देखो तुम कितने ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, इस तरीके से तुम अपने डाउ हर्ट को कैसे ऊपर ले जा पाओगे? जान के बाद सुन होंग भी उसे कहता है कि हाँ मास्टर, मैं आपके लेसन को समझ गया। साथ ही अपने मन में कहता है कि मुझे जल्दी इस चांस का फायदा उठाना चाहिए वरना मैं काफी ज्यादा पीछे रह जाऊंगा। साथ ही फिर इधर होंग जुलियन से कहता है मास्टर, मैं इस समय बोटल नेक पे हूँ और मुझे इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, और आप मुझे ये देते हैं तो मैं पूरी साल आपके पाँव धोऊंगा। तो जुलियन भी हंसते हुए अपने मन में कहता है कि आमतौर पे तो ये मेरी सेवा करने के काम पर झटपटाता है, खैर क्योंकि मेरे पास भी एक क्वेस्ट है तो मैं इसे ये करने दूंगा। और जुलियन खड़ा होता है और उसे कहता है कि ठीक है फिर, क्योंकि तुम मेरे डिसाइपल हो और इस चीज को लेकर के इतने ज्यादा उत्सुक हो, मैं तुम्हें और जियाउली तुम दोनों को वहाँ ले चलूंगा। तो होंग भी झुकते हुए जुलियन को शुक्रिया करता है। होंग के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो अपने मन में कहता है यह करो या फिर मरो की सिचुएशन, अब मैं एक बार फिर से राइज करूंगा। साथ ही अब हमें अगला सीन 10 दिन बाद फैलन इमोर्टल आइसलैंड का दिखाया जाता है। यहाँ पे कि कई सारे लोग वहाँ पे खजाने को पाने के लिए आए होते हैं। वो सभी लोग भी वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ की डेंसिटी को देख कर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। तो कहते हैं कि हाँ, पिछली बार की तरह नहीं बल्कि इस बार तो यहाँ पर काफी कुछ चेंज हो चुका है। एक बंदा कहता है कि इस बार यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल अलग है, याद रखना यहाँ पर कोई भी परेशानी खड़ी मत करना क्योंकि ये जगह उस आदमी आरजूस को बिलोंग करती है। उसके साथ के डिसाइपल्स भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, हम लोग मरना थोड़ना चाहते हैं। और तभी वहीं पे हमें एक पहाड़ी के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कि हमें चेन जियाओ और उसके एल्डर को दिखाया जाता है। अपने एल्डर से कहता है कि ये सोचना भी कि आरजू ने किंग जियाओ को भी पीछे छोड़ दिया है, जबकि यहाँ पर मेरा नाम तो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गया है। इस जगह के ऊपर पैदा होने के लिए अपने आप को शर्मिंदा माना करता था, लेकिन अब जरा देखो ये जगह कितनी ज्यादा ग्रेट बन चुकी है। पर चेन जियाओ का एल्डर से कहता है कि चिंता मत करो होली सन, आपने पूरे 10 दिनों तक हमारे 5 एंसेस्टर के साथ में ट्रेनिंग की है, तो
आप लेट ट्रिबुलेशन स्टेज में भी पहुंच गए हैं, आपका फ्यूचर सच में काफी ज्यादा ब्राइट है। इस पर चेंजियाओ कहता है कि जब तक मैं एक इमोर्टल नहीं बन जाता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। इसके लिए मुझे किसी भी हालत में इस आइसलैंड के ऊपर कब्जा करना ही पड़ेगा। इस पर उसका एल्डर तो उसको और भी ज्यादा झाड़ के पेड़ पर चढ़ाते हुए कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स आप ही जीतोगे। यहाँ पर सुप्रीम एल्डर की नजर एक और बंदे के ऊपर पड़ती है कि वहाँ पर वो भी उसी जगह पर आया हुआ था। वही बंदा है जो कि अपनी स्वॉर्ड के साथ में पहाड़ों के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था। अब जब जुलियन ने अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड के साथ में उन सभी डीमंस को खत्म कर दिया था, एल्डर भी उसे वहाँ पे देखते हुए हैरान होते हुए कहता है कि यहाँ पर ये भी आया है ज़ूहे वुहेन है, जुआनजी सेक्ट का लेजेंडरी स्वॉर्डमैन, जिसने की अपनी छोटी सी उम्र में ही स्वॉर्ड दाव को पूरी तरीके से सीख लिया था और उसे ईस्टर्न डोमेन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन माना जाता है। एक बार ये एल्डर इससे भिड़ गया था तो तब ज़ूहे वुहेन का स्वॉर्ड इसके गले को छू करके निकल गया था। एल्डर बस जरा सा ही उसके हाथों से मरने से बच गए थे, वरना तभी वो पहले खत्म हो जाते। तो चेंजिया भी एल्डर से पूछता है कि आखिर इस तरीके के आदमी के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं पता था। बताते हैं कि ये कई हजारों सालों तक जुआनजी सेक्ट में सेकुलरिज्म में था, अपनी स्वॉर्ड को पूछता था और पूरी दुनिया को इग्नोर मारता था। इसी की वजह से हमारे पांचों एंसेस्टर भी थोड़ी चिंता में थे। इस वजह से वो खुले तौर पर स्टारगेट्स को नहीं ढूंढ रहे थे। तो चेंजिया भी हैरान तो अपने मन में कहता है कि इसीलिए पांचों एंसेस्टर को होते हुए भी हम लोग सीधे तौर पर जुआनजी सेक्ट से नहीं भिड़ते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास में भी एक इतना ज्यादा खतरनाक एंसेस्टर है जो कि हमारी नींव को भी हिला सकता है। हमें ज़ू वुहेन के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर ये लेजेंड 5000 सालों से जिंदा है और अब इमोर्टल आइसलैंड के आने पर ये बाहर आया है और इसकी कल्टीवेशन ट्रिबुलेशन के परफेक्ट स्टेज पे है। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा हीरो ये जुलियन भी एंट्री मारता है। जुलियन और उसके चेलों को देख करके बाकी सभी लोग भी कहते हैं कि जरा देखो आखिरकार वो बंदा भी यहाँ पर आ गया, वो भी अपने 2 किलर डिसाइपल्स के साथ में। इसके बाद अब क्योंकि जुलियन का इस पूरे एरिया के ऊपर एक बड़ा नाम हो चुका है, इसलिए वो सभी लोग फुल रेस्पेक्ट के साथ में वहाँ पे जुलियन को ग्रीटिंग करने लगते हैं। इतना सा इज्जत मिलता हुआ देख करके चेंजिया तो यहाँ पर गुस्से में जल उठता है कि ये जुलियन, ये सारी की सारी इज्जत यहाँ पर मेरी होने वाली थी, आज मुझे यहाँ पर तुम्हारी वजह से शैडोज में एक चूहे की तरह छुपना पड़ रहा है। जुलियन को इतना इज्जत मिलता हुआ देख करके तो ये भी कहता है कि हमारे मास्टर ने सभी के दिलों को जीत रखा है, अगर ऐसा किसी का मास्टर हो तो वो प्राउड क्यों ना करे। अपने मन में कहता है कि जब मैं डीमन कल्ट का सेक्ट लॉर्ड था तो तब के टाइम मेरी इज्जत भी इससे ज्यादा हुआ करती थी। तो उसी वक्त पेड़ के पीछे से वुहेन बाहर निकल करके आता है। जुलियन को देखते हुए अपने मन में कहता है कि ओह तो ये है ये जुलियन। सोचते हुए वो बड़ी तेजी से जुलियन की ओर आगे बढ़ते हुए बाकी के सभी लोगों से कहता जाता है लोग साइड पर हट जाओ, ये स्वॉर्ड मास्टर सीधा ये जुलियन के पास में जा रहा है। कहते ही वो अगले पल अपनी पावर्स को अनलिस्ट करते हुए सीधा जुलियन के सामने आ जाता है। तो एक बंदा ये देख करके कहता है कि हे भगवान आखिर ये क्या होने वाला है। तो पीक पावर्स एक दूसरे से टकराने जा रही है, इससे तो आसमान भी फट जाएगा। हांग भी वहाँ पे वुहेन के पावर्स को सेंस कर जुलियन से कहता है मास्टर केयरफुल रहना, ये बंदा काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारे खिलाफ खड़े होने के लिए आया है। दूसरे के सामने देख वो सुप्रीम एल्डर भी खुश हो तो अपने मन में कहता है कि बहुत अच्छे, लड़ो ऐसे ही लड़ो। अगर ये जुलियन अपने इमोर्टल वेपन के साथ में ज़ूहे वुहेन को खत्म कर देता है तो जुआनजी सेक्ट कभी भी उसे माफ नहीं करेगा। युवा भी शांत बैठ करके अपनी प्रॉफिट्स को नहीं बांटेगा। सभी लोग तो उन दोनों पावर्स को एक दूसरे के सामने देख काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। वुहेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड को अपनी म्यान में रख देता है। रेस्पेक्ट के साथ में ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर ये क्या आप प्लीज मुझे अपनी स्वॉर्डमैनशिप सिखाएंगे। ओयंग भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या मैंने बिल्कुल सही सुना, ईस्टर्न डोमेन का सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर सीनियर ये से स्वॉर्डमैनशिप सीखने की कह रहा है। बंदा कहता है कि लेकिन क्या ये अनटचेबल स्वॉर्ड इमोर्टल नहीं है। लिए भी खुश होते हुए कहता है कि जरा देखो ये बंदा भी आखिरकार मास्टर के सामने झुकी गया। हमारे मास्टर यहाँ पर ऐसे हैं जो कि एक इस तरीके के लेजेंड को भी सिर्फ अपने सामने झुका सके। चेंजिया और उसका एल्डर ये देख तो काफी ज्यादा शौक रह जाता है कि क्या ये बंदा वुहेन पागल हो गया है, आखिर एक इस तरीके का बंदा ये जुलियन के सामने कैसे झुक सकता है। ब्रो तो अपना सिर्फ करते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप सिखा सकता हूँ। कहता है कि जो आपने गोंगजोन से अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक मारा था उसने यहाँ पर हमारे 14 के 14 प्रोविनेंस को हिला के रख दिया था। मतलब वो स्किल सच में एक ट्रू डाउ थी और मैं यहाँ पर हजारों सालों से स्वॉर्ड पार्ट को कल्टीवेट कर रहा हूँ। मैंने भी बाई गॉड आज तक इतने हाई लेवल की स्किल को नहीं देखा, इसलिए मुझे लगता है कि आप श्योरली मुझे गाइड कर सकते हैं। कहता है कि अच्छा वो स्ट्राइक वो तो यार बस हवा के इधर उधर होने की वजह से हो गया था, मैं उसे तुम्हें नहीं सिखा सकता। बहन कहता है कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे वो गाइड कीजिए। उसे कहता है कि आखिर भाई हो कौन तुम, मैंने कहा ना मैं तुम्हें उसे नहीं सिखा सकता, तो फिर आखिर तुम हार क्यों नहीं मान लेते, जल्दी से निकलो यहाँ से। जो देख कर कहते तो भाई ली भी हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या व्हाइट क्लैड स्वॉर्ड इमोर्टल है, वो थोड़ी तो इज्जत कर लो उसकी, तो इज्जत कर लो, वो अगर वो सचमुच में गुस्सा हो गया तो क्या कुछ कर देगा। वो है अपने बारे में बताते हुए कहता है हजारों सालों से एक इस तरीके की टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा स्वॉर्ड हार्ट मुझे ये सीखने नहीं दे रहा, मैं एक कुएं में पड़े मेढक की तरह हूँ। लेकिन जब मैंने तब आपके स्वॉर्ड स्लैश को देखा तो तब मुझे पता चला कि आखिर मुझे किस तरीके से ब्रेक थ्रू मिलेगा, इसलिए मैं इस चांस को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता, फिर चाहे इसके लिए मैं मरी क्यों ना जाऊँ। ये सब कहते हुए तो भाई वुहेन का चेहरा कुछ
इस तरीके का हो जाता है, जिसे देख करके तो भाई यहाँ पर बाकी के लोगों के पसीने छूट जाते हैं। वो घबराते हुए कहते हैं अब ये मत कहना कि सीनियर जो इतने ज्यादा गुस्सा हो गए हैं कि अब वो अपने ब्लेड को निकालने वाले हैं। वुहेन तो यहाँ पर जुलियन के सामने और भी ज्यादा झुक जाता है, भीख मांगते हुए कहता है कि मालिक प्लीज मुझे वो टेक्निक सिखा दो। तो भाई यहाँ पर बाकी के सभी लोग और भी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वो सभी लोग शौक के मारे अपने मन में कहते हैं कि आखिर किसने सोचा होगा कि एक इस तरीके का प्राउडेड स्वॉर्ड इमोर्टल किसी के सामने इतना ज्यादा झुक जाएगा। फिर हमारा ब्रो जुलियन तो पीछे हटते हुए कहता है कि अरे भाई पागल पागल हो गए हो क्या, इस तरीके से भीख मांगने का कोई फायदा नहीं है, मैंने कहा ना मैं तुम्हें वो नहीं सिखा सकता। अभी भी नहीं हार मानता और कहता है कि सीनियर ये प्लीज प्लीज कहने के साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मेरे ख्याल से ये मेरी सिंसियरिटी को टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मुझे एंड तक हार नहीं माननी चाहिए। लीवियस को ये सब कुछ करते हुआ देख करके कहता है कि आखिर ये किस तरीके का स्वॉर्डमैनशिप का दीवाना है, अपनी प्राइड अपनी दाव को सब कुछ को साइड में रखते हुए भी मास्टर से वो टेक्निक सीखना चाहता है। उसकी बात सुन कहता है कि क्या कहा दीवाना, दीवाने से ज्यादा तो मुझे स्टॉकर लग रहा है, ऐसे बंदे को फिर कभी ना देखो अपनी जिंदगी में। भाई जुलियन का तो इस सबसे माथा ही खराब हो जाता है, मन में कहता है ये पागल तो साला मुझसे ग्लू की तरह चिपक गया है, आखिर मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं उसे वो टेक्निक नहीं सिखा सकता, क्योंकि यार मुझे खुद वो टेक्निक नहीं आती, वो तो सिर्फ सिस्टम की वजह से था। वो बंदा तो अल्ट्रा प्रो मैक्स ढीठ था। उसे कहता है कि मास्टर आप प्लीज मुझे थोड़ी तो गाइडेंस दे सकते हैं। सीनियर ये प्लीज प्लीज। तो भाई ना हार मानता हुआ देखकर तो जुलियन भी उसे कहता है कि ठीक है इतना ही ज्यादा सिंसियर तो मैं तुम्हें कुछ पॉइंटर दे ही देता हूँ। साथ ही फिर जुलियन अपने मन में कहता है कि अब भाई तुमने ही मुझे इसको करने पे फोर्स किया है, इसलिए अगर ये करने में अगर कोई भी बैकफायर हो तो इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। इसके बाद फिर जुलियन एक लकड़ी को उठाता है और कहता है कि बेटे आप ध्यान से सीखना, उस टेक्निक को सिर्फ एक बार लिख करके दिखाऊंगा और तुम्हें उस टेक्निक को खुद ही सीखना है। तो तुम उसे सीख पाते हो या नहीं सीख पाते हो वो तुम्हारी फेथ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो भाई इधर वुहेन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से उसे सीखने के लिए खड़ा हो जाता है। इधर ली भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या मास्टर के वो मूव्स, क्या मास्टर सच में वो उसे लिखने चाह रहे हैं। भाई होंग को तो पता ही होता है कि ये बंदा फिर से कोई अंडवंड का टोला लिखेगा। जुलियन तो उस लकड़ी के टुकड़े को हवा में इधर उधर घुमाता है, तो उस लकड़ी को घुमाने से उसके अंदर से इतनी ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड इंटेंट अनलेस होता है, उससे सामने के पहाड़ भी तेजी से हिलने लगते हैं और अनलेस हो रही उस एनर्जी से सभी लोग इतने ज्यादा हैरान कि कोई भी वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पाता। वो उसके उस शब्द को देख करके हैरान होते हुए कहता है कि ये वर्ड शब्द में तो इतना ज्यादा वजन है कि ये खुद ही किसी भी चीज को क्रश कर दे। उनके सामने के एक पहाड़ के ऊपर जुलियन का लिखा हुआ एक गोल्डन कलर का शब्द दिखता है। जुलियन उन सब लोगों से कहता है कि ठीक है फिर अब तुम लोग सीख लो जो इससे सीख पाओ। जुलियन ने तो मजाक मजाक में जो कुछ भी लिखा होता है तो देख करके तो यहाँ पर सभी लोगों की आंखें चौंधी आ जाती हैं। तो वे कहते हैं कि आखिर ये किस तरीके का शब्द है, इसे देख करके तो इसके सामने झुकने का मन कर रहा है। वो इनको भी उस शब्द की चमक को देखने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। उस चमक के सामने भी वो हिम्मत करते हुए अपनी आंखें खोल करके उस शब्द को देखने लगता है। फिर वो उस शब्द को देख करके काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या सीनियर ये आखिर इस कैरेक्टर की डीपर मीनिंग क्या है। ग्रास, आखिर ये किस तरीके का शब्द है। ग्रास ग्रास इसका मतलब तो घास होता है ना, तो फिर आखिर अब मैं इस शब्द को किससे जोड़ूं। ये ने भी ये शब्द बिना किसी मतलब के तो लिखा नहीं होगा। और मैं सोचता हूँ वो चिल्ला के कहता है कि घास घास, आखिर इस घास का क्या मतलब है, आखिर इस वर्ड का असलियत में मतलब क्या है। पूरी की पूरी एंटायर स्वॉर्ड दाव इस शब्द के अंदर ही छुपी हुई है। अगर ये मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं होता कि आखिर मैं इसे सीखने के लिए अनवर्दी हूँ। उनको इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता हुआ देखा था जुलियन भी इसको शांत कराते हुए कहता है कि शांत हो जा बेटे, इसको नहीं देख पा रहे तो रहने दो, फिर आखिर अपने आप को इतना ज्यादा फोर्स क्यों कर रहे हो। तो हार ना मानते हुए कहता है कि नहीं मैं हार नहीं मान सकता, मेरे लिए दाव ही सब कुछ है। बाकी के लोग तो भाई हार मानते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या बवासूर लिख दिया, किसी ने ये कि घास लिखने का मतलब ही क्या हो सकता है। किसी ने ये ने ये फालतू में ही लिख दिया है। कहता है कि बेवकूफ, सी ने ये उस लेवल पर जिसके बारे में तुम गैस भी नहीं कर सकते। ये तो अपने महान मास्टर की बढ़ाइयां करते हुए कहता है कि वाकई में मास्टर इनक्रेडिबल है। सिर्फ एक शब्द और उससे जूहे भी पूरी तरीके से पागल हो गया, क्योंकि सभी लोग तो बस सीधा खड़े रह गए। ये दाव सच में एक ट्रूली फॉर्मलेस है। मैं कहता है कि ये क्या बकवास है, इस बंदे ने ये शब्द को बस फालतू में ही लिख दिया है। और वो तो अभी भी ना हार मानते उस शब्द के बारे में गहराई में सोच रहा होता है। घास क्या सिर्फ एक प्लांट नहीं है, क्या कहीं इसका मतलब रीवर्थ तो नहीं है। तो ये समझ में आता है कि घास तूफान का सामना करती है, आग में झुलसती है और फिर वापस से रीवर्थ लेती है। इन चीजों से भाई को पता नहीं क्या समझ में आता है और वो कहता है कि ये मैं समझ गया, इस शब्द से मैं समझ गया कि रीबर्थ डिस्ट्रक्शन के बाद ही आता है और यही एक ट्रू स्वॉर्ड दाव होती है। जिसपे तो भाई इधर जुलियन भी इतना शौक कि भाई आखिर तो मेरे शब्द से क्या निकाल ले गया। तो मैंने लिखा मुझे खुद इसका घंटा कुछ नहीं पता। वो इनको दिखाया था, उसने तो बस घास शब्द से ही स्वॉर्ड दाव को कॉम्प्लीमेंट कर लिया। और भाई वो है आसमान ओढ़ते हुए ऑरा फार्मिंग करता है और अपनी भाई खतरनाक एनर्जी को अनलीश करने लगता है, जिससे तो भाई आसमान भी कांप उठता है। क्योंकि तो भाई जुलियन भी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ऐसा कैसे हो गया। वो एक सिंगल वर्ड के साथ में इसने ट्रबुलेशन की भी समनिंग कर ली। उस फिनोमेना को देख होंग से पूछता है कि ब्रदर होंग क्या ये, होंग भी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये, मन में कहता है कि ये तो
मेरे से भी ज्यादा हैवियर प्रेशर है। ट्रिबुलेशन को क्रॉस करके असेंशन के लिए जा रहा था। ये देखकर काफी ज्यादा शौक होते अपने मन में कहते हैं कि क्या ये सच में सक्सेसफुली हो जाएंगे। तो सक्सेस कर गए तो ये इमोर्टलिटी के पार चले जाएंगे और हमारी इस ईस्ट के पहले इमोर्टल बन जाएंगे। सब लोगों में सबसे ज्यादा शौक होते हैं चेन जियाओ और उसके एल्डर। भाई हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। उनके सिर्फ एक शब्द की मदद से ही जू वुएन ने अपनी इमोर्टलिटी के पाथ को ढूंढ लिया। तो कहता है कि मारो, कोई मुझे मारो यहाँ पर पहला इमोर्टल बनने जा रहा है, जबकि मैं यहाँ पर खुद को चूजन मन समझता था। वुएन ने सोच लिया था कि वो अब इस ट्रिबुलेशन का सामना अपनी स्वॉर्ड स्किल के साथ में करेगा। ट्रिबुलेशन उसकी इस नई स्वॉर्ड स्किल को टेस्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट चांस है। अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए उस थंडर ट्रिबुलेशन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, इस ब्लेड ने निराशा में जन्म लिया और अब ये फिर से रिबॉर्न होने जा रहा है कि जिनमें इस ट्रिबुलेशन की आग में अपने इमोर्टल पाथ को तराशूंगा। करके वो सीधा अपनी स्वॉर्ड लेकर के उस ट्रिबुलेशन के बिजलियों से जाकर के टकरा जाता है। अपनी पूरी हिम्मत और साहस के साथ में उस ट्रिबुलेशन से बनी बिजली के ऊपर अपना एक स्वॉर्ड स्लैश मारता है। इस वजह से तो वुएन के ऊपर पड़ने वाली थंडर ट्रिबुलेशन भी वहाँ पे दो हिस्सों में कट जाती है। हालांकि इधर जुलियन भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। उस पर्पल लाइटनिंग के बीच में से वुएन बाहर निकल करके आता है। तो निकल रही गोल्डन एनर्जी वहाँ के पूरे एरिया को अपने अंदर समा लेती है। आज वुएन भी अपनी एनर्जी और स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है, तो ये होती है एक इमोर्टल बनने की असली फीलिंग्स। वुएन को दिखाया जाता है जो कि ट्रिबुलेशन का सामना कर एक इमोर्टल बनने के बाद में अपनी बढ़ी हुई पावर्स को चेक करते हुए कहता है कि मेरी बॉडी की एनर्जी प्योर इमोर्टल एसेंस में चेंज हो चुकी है। ये एक ग्रेट बहती हुई नदी की साइकिल से रिजोनेट है। इसके पास में हेवन और अर्थ की पावर्स हैं। ऐसा कहकर के वो अपनी स्वॉर्ड को उतारता है और अपनी पावर को चेक करने के लिए आसमान में एक कैजुअल सा स्ट्राइक मारता है। लेकिन बाकी लोगों के सामने उसका वो कैजुअल सा स्ट्राइक बिल्कुल भी कैजुअल नहीं लगता। सिर्फ उस कैजुअल सा स्ट्राइक की वजह से नीचे धरती में एक बेहद बड़ी खाई बन गई होती है। तो वुएन भी कहता है कि मेरे सिर्फ कैजुअल स्ट्राइक की वजह से ये पूरा का पूरा माउंटेन कट गया। इस स्वॉर्ड अटैक में मैंने अपनी फुल पावर का सिर्फ 70% ही इस्तेमाल किया था। क्लियरली पता चलता है कि मोर्टल और इमोर्टल के बीच में सिर्फ रिल्म्स का ही गैप नहीं है, बल्कि इनके बीच में हेवन और अर्थ का गैप है। इधर तो भाई उसके स्ट्राइक को देख करके ली तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कि क्या यही होती है एक ट्रू इमोर्टल की पावर्स को देख करके तो लगता है कि ट्रिबुलेशन स्टेज के बंदों को तो ये बस अपने एक स्ट्राइक के साथ में खत्म कर डालेगा। फिर भी ये बंदा एक ट्रू इमोर्टल मेरे मास्टर के सिर्फ एक वर्ड से ही बन गया। और मास्टर ओयांग और बाकी के सभी लोग भी वुएन को इमोर्टल बनने के लिए बधाइयां देने लगते हैं। तो भाई काफी ज्यादा हैरान हो तो अपने मन में कहता है कि सिर्फ उस ग्रास कैरेक्टर को देख करके इमोर्टलिटी में असेंड कर गया। सच में उस वर्ड के अंदर कोई छुपी हुई प्रोफाउंड डाउ थी। तो फिर बाकी के सभी लोगों की नजरें भी इधर जुलियन के ऊपर पड़ती हैं। तो वो सभी लोग कहते हैं कि एक मिनट रखो, लिखे हुए उस वर्ड की वजह से सीने वुएन इमोर्टलिटी में असेंड कर पाए। यही वो पहले इंसान थे जिसने कि अपने एक ही स्ट्राइक के साथ में 14 के 14 स्टेटों को हिला डाला। उनका लिखा गया एक शब्द ही इमोर्टल्स को जन्म दे सकता है। तो फिर आखिर ये वाकई में है कौन? मास्टर ओयांग भी कहते हैं कि हाँ, कहीं इसका मतलब सीने ये एक छुपे हुए हमारे एंशिएंट इमोर्टल तो नहीं। चैन से होता जुलियन की इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। समय अपने दांत पीसते हुए कहता है कि फिर से मेरी स्पॉटलाइट को छीन रहा है। इमोर्टल बनने के बाद में भी वुएन जुलियन के सामने झुकता है और उसको शुक्रिया करते हुए कहता है, सीनियर मेरी इतनी ज्यादा मदद के लिए आपका शुक्रिया और आपकी गाइडेंस की वजह से आज मैं यहाँ पर एक इमोर्टल बन पाया हूँ। भाई इधर जुलियन को भी समझ में नहीं आता है कि आकर उसके फालतू में लिखे गए उस शब्द की वजह से ये बंदा एक इमोर्टल कैसे बन गया। फिर जुलियन सिस्टम के बारे में सोचते हुए कहता है कि क्या हो अगर ये बंदा मेरे ऊपर एक स्ट्राइक मारे, पर सिर्फ एक स्ट्राइक मारते ही मैं तो सीधा एक इमोर्टल बन जाऊंगा। लेकिन खैर छोड़ो, शायद फॉलन इमोर्टल मेरे लिए कोई फॉर्चून लेकर के आए। जुलियन उससे कहता है कि ठीक है भाई, अब तो तुम इमोर्टल बन गए, अब तो मेरा पीछे छोड़ो। अभी वो इसको शुक्रिया करते हुए कहता है कि सीनियर ये आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपका बेहद ज्यादा आभारी हूँ। इसलिए अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत हो, अपने इस ब्लेड को लेकर के मौत तक आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। सब सोच करके तो चैन से गुस्से में फूट पड़ता है और अपने मन में कहता है कल्टीवेटर सिर्फ अपनी एडवांसमेंट के लिए डिग्निटी को साइड में रख करके इस बंदे के सामने अपने आप को ह्यूमिलेट करने के लिए तैयार है। आखिर ये सब क्या बकवास चल रही है। और चैन से को सुप्रीम एल्डर भी इस सबसे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि अगर जुआनजी स्वॉर्ड सेक्ट अपने इस इमोर्टल के साथ में यहाँ पर इंटरफेयर करेगा तो इससे हमारे यूएस सेक्ट के सभी प्लान्स बेकार हो जाएंगे। इसलिए हमें किसी भी हालत में इस फॉलन इमोर्टल आइसलैंड को जीतना ही होगा, वरना हम लोग इस ईस्टर्न डोमेन के ऊपर डोमिनेंस करने में हार जाएंगे। उसी वक्त इधर फॉलन इमोर्टल आइसलैंड के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी अनलेस होने लगती है। वो देख के सभी कल्टीवेटर समझ जाते हैं आइसलैंड का ट्रांसमिशन ओपन हो गया है, इसलिए वो सभी लोग तेजी से उसके अंदर जाने लगते हैं। इससे पहले वो सभी लोग उस आइसलैंड के अंदर एंटर कर पाते। उससे पहले उन सभी लोगों को वो आइसलैंड का बैरियर वहीं पे रोक देता है, क्योंकि वो आइसलैंड सिर्फ ताकतवर लोगों को ही अपने अंदर ले रहा होता है। जो लोग उस बैरियर के अंदर नहीं जा पा रहे होते हैं, वे लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि ग्रेट इमोर्टल प्लीज हमें अंदर लीजिए। भी पूछता है कि आखिर इसके अंदर जाने के स्टैंडर्ड्स क्या है। तो हम कहता है कि शायद ये कल्टीवेटर्स की कल्टीवेशन
पोटेंशियल को देखता है ताकि उन लोगों की अभी हाल ही की कल्टीवेशन भले ही आप ताकतवर क्यों ना हो, मगर आपके अंदर अगर पोटेंशियल नहीं है तो आप इसके अंदर नहीं जा सकते। फिर तभी इधर जुलियन भी आगे बढ़ते हुए उन लोगों से कहता है कि अब बहुत हो गया, चलो अब अंदर चलते हैं। इधर एल्डर लियू भी अपनी होली सन से कहता है, एल्डर लियू भी चेंजियाओ से कहता है कि होली सन, मुझे मेरी पोटेंशियल के बारे में पता है, इसलिए मेरा इसके अंदर जाने का कोई चांस नहीं है, लेकिन हमारी सारी होप्स अब आपके कंधों पर हैं। चेंजियाओ भी खुश होते हुए कहता है कि बहुत अच्छे एल्डर लियू, मैं आपको कभी भी हारने नहीं दूंगा, तो बस मेरा यहाँ पर उस आइसलैंड को जीतने का इंतजार कीजिए। अगला सीन होंग की ओर दिखाया जाता है, जो कि बड़ी इजीली उस बैरियर के अंदर आ गया होता है, जो कि वहाँ आते ही अपने मन में कहता है कि एटलीस्ट ये चीज शुरू हो ही गई। और ये जुलियन, तुम भले ही नाटक कर रहे हो, तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी की कोई परवाह नहीं है, जो पता है कि तुमने जरूर इसे पाने के लिए कुछ न कुछ तो ट्रिक्स अपने स्लिप में छुपा रखी होंगी। रखने स्ट्राइल को पार करके असली इमोर्टल बनने वाला बंदा सिर्फ मैं ही हूँगा। इधर कहानी सुनने वाला बताता है कि होंग क्यान ने सोचा था कि ये कॉन्टेस्ट फॉर्चून से रिलेटेड होगा, लेकिन किसी ने भी ये इमेजिन नहीं किया था कि इसके अंदर अनएक्सपेक्टेबल ट्रायल्स होंगे। तभी हमें अगला सीन उस फॉलन इमोर्टल आइसलैंड के अंदर का दिखाया जाता है, यहाँ पे कि उस बैरियर को पार करके अंदर आने वाले लोग अंदर आ चुके होते हैं। उस रियल में एंटर होने के बाद में उन सभी लोगों की कल्टीवेशन सप्रेस कर दी जाती है, जो कि सीधा की रिफाइनिंग के स्टेज पर पहुंच जाते हैं। करके कुछ लोग हैरान होते हैं और कुछ खुश होते हुए कहते हैं कि ये तो अच्छा हुआ, वरना तो बाकी के ताकतवर लोग इसे जीत जाते। कि होंग और ली को तो पहले से ही सप्रेशन की आदत होती है, कि मेडिसिन किंग वैली में ये लोग पहले ही उस चीज को झेल चुके हैं। उसी तरह इस आइसलैंड के लॉर्ड ने भी इन रूल्स को लागू किया है, रियल की रूल्स की ताकत से सभी लोगों की सप्रेशन को की रिफाइनिंग पे कर दिया है। मगर इधर ये सारे रूल्स तो सिर्फ बाकी के लोगों के ऊपर ही लागू होते हैं। विलन के सामने चाहे मेडिसिन किंग वैली हो या फिर इमोर्टल आइसलैंड, किसी के भी रूल उसके सिस्टम की पावर को सप्रेस नहीं कर पाते। इधर उन सभी में सबसे ज्यादा परेशान तो वुहेन होता है कि भाई बस अभी अभी तो इमोर्टल रियल में असेंड हुआ था और वापस उसकी कल्टीवेशन को सप्रेस करके की रिफाइनिंग पे कर दिया गया है। इसी के साथ में उन लोगों के सामने के एक पहाड़ के फट करके दो हिस्से होने लगते हैं, तो अंदर से पावरफुल गोल्डन ऑरा अनलेस होता है और तभी एक आवाज उन सभी लोगों को बताती है कि अब ट्रायल बस शुरू होने ही वाला है। जबकि इधर ली तो उस गोल्डन लाइट को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, मगर तभी उन लोगों के सामने एक चेस का बोर्ड सा आ जाता है। बॉक्सेस के अंदर राजा घोड़ा ऊंट तो नहीं, लेकिन कुछ वैल्यूएबल ट्रेजर्स रखे होते हैं। तभी इसी के साथ में वो आवाज उनको ट्रायल के रूल्सों के बारे में बताती है कि सभी लोगों को एक एक करके अपने अपने डाइसेस को रोल करना है और नंबर्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। इस तरह उन लोगों के रास्ते में कई सारी कीमती ट्रेजर्स मिलेंगे और इसी तरह आगे बढ़ते हुए वो अगले लेवल पर जा पाएंगे। अगले लेवल पर जाने के लिए उन लोगों को टाइम के खत्म होने से पहले फिनिश लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। साथ ही वो आवाज उन लोगों को बताती है कि ये ट्रायल बिल्कुल सेफ है, कि और प्लेयर को किसी भी तरीके की सीरियस इंजरी होने वाली होगी, प्लेयर को पहले ही यहाँ से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। ट्रायल और उसके रूल्स को जानने के बाद में इधर जुलियन भी सोचते हुए कहता है कि अच्छा तो ये है ट्रायल ऑफ फॉर्च्यून, जिसमें कि हमारी आने वाली डेस्टिनी का टेस्ट लिया जाएगा। साथ में उन लोगों का टाइम शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग उस ट्रायल को देने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। हम अपने मन में कहता है कि ये कंपटीशन अब लक के ऊपर है, इसलिए मैं इस ट्रायल में तो बिल्कुल नहीं हार सकता। साथ ही इधर हमारा जुलियन भी अपने सिस्टम को आवाज लगाते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो भाई, अभी तक सोए पड़े हो, जल्दी से मेरा गोल्डन फॉर्चून मुझे दे दो। हमें सामने से जुलियन को आते हुए बताता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आप सक्सेसफुली इमोर्टल आइसलैंड पे साइन इन कर दिया है, रिवॉर्ड के तौर पर आपको गोल्डन फॉर्चून दिया जाता है। भाई ब्रो का किस्मत का लेवल एकदम पीक पर पहुंच जाता है। अगर जुलियन यहाँ पर आराम भी करेगा तो भी वो लोगों से नसीब में जीत जाएगा। तो तब जुलियन उस रिवॉर्ड को लेते हुए कहता है कि भाई अब आएगा मजा। तभी हमें वुहेन को दिखाया जाता है, जो कि ट्रायल को देने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ता है, सीधा गड़ाम से डाइसेस को फेंकता है और सीधा ट्रेजर चेस्ट की ओर आगे बढ़ता है। ट्रेजर चेस्ट को खोलते ही वुहेन को एक पेपर मिलता है, तो उसे एक मिशन दिया जाता है जो कि उसे करना ही पड़ेगा। मगर वो मिशन भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि उस मिशन में वुहेन को सभी लोगों के सामने बंदर की तरह नाच कर दिखाना होगा, ना उसे सीधा सजा के तौर पर 70 कदम पीछे फेंक दिया जाएगा। तो भाई वुहेन की पूरी रूह हिल जाती है। बंदा चाह करके भी उस मिशन को करने से मना नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो उसे शुरुआत से गेम को स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी एक सॉर्ड इमोर्टल बनने की वजह से लोगों के सामने मंकी डांस करके इतनी ह्यूमिलेशन भी नहीं सह सकता, लेकिन क्योंकि उसके सामने रिवॉर्ड काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए उसे वो करना ही पड़ेगा। अभी उसकी नजर उसके पीछे किसी के ऊपर पड़ती है, तो वुहेन भी उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है, मुझे इसका डांस भी कितना फ्लोलेस है, ये एक ट्रू फियरलेस ब्यूटी है, कि कोई और नहीं बल्कि हमारा खूबसूरत सा होंग होता है। डांस करता हुआ देखकर वुहेन भी गुस्सा होते अपने मन में कहता है कि आखिर इसे इतना आसान क्वेस्ट क्यों मिला। अगर उसकी असली सच्चाई के बारे में तो हमारे लीविजी को पता होती है, वो पहले ही समझ गया होता है कि होंग को ये डांस करने में कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा, फिर भी अपने इनर डीमन को तोड़ करके उसे ये डांस करना पड़ रहा है। ये बात हम लोगों को होंग के इस चेहरे से भी क्लियरली नजर आ रही है। भाई को ऑथर पूरी तरीके से लड़की साबित करने के लिए लगा पड़ा है, मगर भाई आखिर ऑथर के सामने किसकी चली है, इसलिए होंग भी अपने डांस को जल्दी से खत्म करता है। अपने मन में कहता है कि इस राउंड को पास करना काफी ज्यादा आसान था, लेकिन उसके लिए मुझे काफी ज्यादा हाई प्राइस पे करनी पड़ी है। लेकिन कुछ भी हो जाए, मेरा ये शर्मनाक सीन उस कमीने ये जुलियन को नहीं दिखना चाहिए करके होंग अपने मास्टर जुलियन को इधर उधर देखने लगता है। उसे दिखाई पड़ता है कि जुलियन ने तो
अभी तक अपना खेल स्टार्ट ही नहीं किया। अपने मन में कहता है कि आखिर ये बंदा वहाँ पे खड़ा क्या कर रहा है, अब आखिर इसके दिमाग में क्या खुराफात चल रही है। पर खैर छोड़ो, मुझे इससे क्या लेना देना, क्योंकि अगर ये यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करेगा तो इससे मेरा ही फायदा होगा और मुझे ही फर्स्ट प्लेस मिलेगी। वो इनको दिखाया जाता है जो कि होंको इस तरीके से नाचता हुआ देख करके गुस्से में अपने मन में कहता है कि नहीं, इस रेड कलर वुमेन ने एक ही स्टेप में काफी ज्यादा दूरी तय कर ली है, मैं भी यहाँ पर अपनी प्राइड को बचाने के लिए इससे पीछे नहीं रह सकता। कुछ कहना चाहते हुए वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए वहाँ पे मंकी डांस करने लगता है। एक्सप्रेशन देखो भाई कि इतने समय फुल बेइज्जती से रहा है बंदा। साथ ही वुएन को इस तरीके से नाच करता हुआ देख करके जले पे नमक छिड़कने के लिए बाकी के लोग भी बात करते हुए कहते हैं, ओह ये तो सॉर्ड इमोर्टल है, ये मत कहना कि ये बंदरों की तरह हरकत कर रहा है। शांत कराते हुए कहता है कि साले थोड़ा धीरा बोल वरना एक फूक में वो तुझे उड़ा देगा। वुएन का ये वाला क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो मोस्ट प्राइडफुल होलीसन को भी दिखाया जाता है। उसके क्वेस्ट में भाई उसे सर झुका करके पूजा करने के लिए कहा होता है। बस हमारे होलीसन के लिए करना बेहद ही ज्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि सभी लोग भी उसे इस तरीके से करता हुआ देख करके कहते हैं ये तो वही होलीसन है ना जो कि काफी ज्यादा एरोगेंट बना करता था, आखिरी अब यहाँ पर इस तरीके से घुटनों पर क्यों बैठा है। तो सोचा था कि इस सेज की टेस्ट को पास करने के लिए होलीसन भी अपने घुटनों पर बैठाएगा। तो अपने गुस्से का घूट पीते हुए अपने मन में कहता है कि जब तक इस डाइस की क्वेस्ट को पूरा करके मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तब तक मैं इस इनहेरिटेंस को पाने के लिए अपनी डिग्निटी को खोने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें इसके लिए वर्थ इट हैं। सोच कर वो नीचे जमीन पर सर मारते हुए उसकी पूजा करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि ग्लोब के ऊपर से उस रिल्म की सारी हरकतों के ऊपर वहाँ पे और इस सब टेस्ट के ऊपर एक बंदा नजर रख रहा होता है। परफॉर्मेंस को देखते हुए कहता है कि बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, इस बच्चे को सिखाया जा सकता है। वहीं वो बंदा होंग और वुएन को भी देखते हुए कहता है कि और ये दोनों बंदे भी काफी ज्यादा डिटरमाइंड हैं। इस ग्रेटफुल गोल के लिए वो अपनी प्राइड को साइड पे रखने के लिए भी तैयार है। लेकिन इन लोगों के अलावा यहाँ पर कुछ यूजलेस कचरे भी हैं, जो कि यहाँ पर अपनी ईगो के कारण पीछे रह जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इमोर्टल आइसलैंड को पाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन आखिर इस न्यू कॉमर के बारे में क्या है, क्योंकि इतना समय हो जाने के बावजूद भी इस बंदे ने अभी तक इस ट्रायल को स्टार्ट भी नहीं किया। क्या इसका मतलब ये बंदा भी अपनी डिग्निटी को अपनी साइड पर नहीं रख सकता? ये अपने फॉर्च्यून, अपने नसीब को लेकर के कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें सीधे ही भेज देता हूँ। तब इधर हमें जुलियन को दिखाया जाता है जो कि भाई फाइनली अपना खेल स्टार्ट करने के लिए तैयार हो चुका होता है। और फिर वो जैसे ही उस डाइस को उठा करके नीचे डालने वाला होता है तो वो डाइस गोल्डन कलर में ग्लो करने लगता है, कि गोल्डन फॉर्च्यून की वजह से उसके डाइस में पता नंबर कौन सा आता है, 60। हाँ 6 नहीं 60। जिसे देखेगा तो भाई यहाँ पर इमोर्टल आइसलैंड के मालिक का भी मुख खुला रह जाता है। वो जुलियन की किस्मत को देख करके तो खुश होकर दो कहता है कि हाँ मैंने इसमें एक छोटी सी ट्रिक को डाला था कि हजारों चांसेस के बाद में शायद किसी को 60 नंबर मिले। इस बंदे को तो पहली बार में ही 60 मिल गया, क्या दूतों का पूत बन के आया है ये बंदा। तो भाई जुलियन जितनी बार डाइस फेंकता है उतनी बार 60 नंबर आता है। तो भाई इमोर्टल आइसलैंड को मास्टर और भी ज्यादा शौक रह जाता है और कहता है कि साला सन ऑफ फॉर्च्यून आया कहाँ से है। देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा ये लक आखिर तक भी काम कर पाता है। बाकी लोग भी जुलियन के इस तरीके के कारनामे को देखकर काफी ज्यादा शौक रह जाते हैं। लोग भी ये देख कर हैरान हो गए हैं कि आखिर एक डाइस के अंदर 60 नंबर कहाँ से आ सकता है। दूसरा बंदा कहता है कि हाँ मैंने देखा जब ये डाइस गोल्डन कलर में चमकता है तो इसके अंदर 60 आता है। किसी ने ये तो एक्सपेक्ट किया था, वाकई में एक ग्रेट डेस्टिन्ड है। तो भाई जुलियन भी शर्मा जाता है और अपने मन में कहता है कि सिस्टम क्या तुम इन लोगों के साथ में कुछ ज्यादा ही अनफेयर नहीं कर रहे हो। साथ में अगले सीन में जोन 2 फ्रोजन वेस्टरलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पे जुलियन पहुंच कर कहता है कि मैं ऑलरेडी सेकंड जोन तक पहुंच गया हूँ और साथ ही मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर मेरे फर्स्ट गोल्डन चेस्ट में क्या निकलेगा। कहते हैं जुलियन जब गोल्डन चेस्ट को खोलता है तो उससे काफी ज्यादा सुनहरी कलर की रोशनी निकलती है। साथ ही उस चेस्ट के अंदर से एक बेहद बड़ा ड्रैगन बाहर निकल करके आता है। तो जुलियन भी पूछता है कि आखिर अब ये क्या चीज है। इमोर्टल आइसलैंड की वॉइस उसे बताती है कि कांग्रेचुलेशन, आपको एक फ्लाइंग पैट मिलता है, फ्रोजन ड्रैगन, जिसके ऊपर सवार होकर के आप बिना किसी दिक्कत के स्नोई माउंटेन को पार कर सकते हैं। तो जुलियन भी एक पल की देरी नहीं लगाता और सीधा उस ड्रैगन के ऊपर जाकर के बैठ जाता है और कहता है कि यहाँ तक कि मेरे गोल्डन फॉर्च्यून की वजह से मुझे इतने अच्छे पैक्स भी मिल रहे हैं। तो फिर जुलियन उस ड्रैगन से आगे बढ़ने के लिए कहता है, ड्रैगन भी एक जोरदार दहाड़ लगाते हुए वहां से तेजी से उड़ जाता है। जुलियन भी खुश होते हुए कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा है गुरु, उन डाइस में 60 डालने से भी काफी ज्यादा तेज। नीचे खड़ा वुएन भी जुलियन को ड्रैगन के ऊपर बैठ करके जाता हुआ देख कहता है कि ये तो सीने ये हैं, मगर आखिर वो एक ड्रैगन के ऊपर फ्लाई करके यहाँ से कैसे जा सकते हैं। भाई चाहे क्यों ना बंदा, आखिरकार उसके पास में गोल्डन फॉर्च्यून है। जुलियन तो भाई सीधा उसके ऊपर नजर डाले बिना ही वहां से तेजी से निकल जाता है, जबकि वुएन उसे इतनी तेजी से जाता हुआ देख करके कहता है कि ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है, जिन्हें ये तो बड़ी आसानी से यहाँ से पार निकल गए, लेकिन मैं होप करता हूँ कि अगले जोन में शायद मैं उन्हें कैच कर पाऊँ। अगले सीन में जोन 3 को दिखाया जाता है जो कि फ्लेमिंग माउंटेन जोन होता है। इतने समय उस जोन को पार करने वाले बंदे बुरी तरीके से जल रहे होते हैं और इस गर्मी से फट करके उनकी 4 नहीं बल्कि 64 हो गई होती है। जमीन से बार बार लावा बाहर निकल करके टाइम पे उन लोगों की ले भी रहा होता है। इसी वक्त जोन 3 में एंट्री होती है हमारे हीरो जुलियन की, जिसको कि भाई मस्ट ड्रैगन ने ड्रॉप कर दिया होता है। पेज उतरने के बाद में जुलियन भी उस महल को देखते हुए कहता है कि वाकई में ये एक्सट्रीम आइस और फायर की जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या इसके अंदर मुझे कोई और माउंट मिलेगा। अगर जुलियन आगे बढ़ने के लिए फिर से डाइस को फेंकता है तो उसके डाइस के अंदर से गोल्डन चेस्ट से
एक और चीज निकलती है कि भाई उस बंदे को ये अथॉरिटी मिल जाती है कि उसके कहने पर भाई उसके सामने के सभी ऑब्स्टिकल्स गायब हो जाएंगे। और वैसे ही होता है जब जूलियन अपने सामने की ओर देख कर कहता है कि साइड पर हट जाओ, तो जूलियन के इतना कहने पर पहाड़, लावा, माउंटेन सभी का सभी बिल्कुल साइड पे हो जाते हैं और जूलियन के पार करने के लिए बस एक सीधा रास्ता बना जाते हैं। जो देख कर जूलियन भी कहता है कि वाकई में कितना ज्यादा स्मूथ रोड है ये। और साथ ही सबको देख कर तो ऐसा लग रहा है कि मैं लोगों के साथ में थोड़ी चीटिंग कर रहा हूँ। तो भाई तू चीटिंग नहीं कर रहा है बल्कि इस पूरे गेम को हैक कर रहा है। साथ ही अगले सीन में जोन 4 को दिखाया जाता है जो कि ग्रेट ग्रासलैंड होता है। जोन को देखकर जूलियन कहता है कि ये ग्रासलैंड तो पिछले जोनों से काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। तो चलो देखते हैं कि अब इस बार मेरे चेस्ट में क्या चीज मुझे मिलेगी। इतना कहकर जूलियन अपने अगले ट्रेजर चेस्ट को खोलता है तो इसके अंदर उसे ये चीज की पावर मिल जाती है कि वो यहाँ पर फ्रीली भाग सकता है। तो इस ग्रासलैंड को पार करने तक किसी भी क्वेस्ट को इग्नोर कर सकता है, जिसमें तो भाई जूलियन उस ग्रासलैंड को पार करने के लिए तेजी से वहां से भागने लगता है। और कुछ तो कहता है कि बहुत अच्छे, इस बार तो मुझे डाइस को भी डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमें होंग को भी दिखाया जाता है जो कि इसी ग्रासलैंड को पार कर रहा होता है। और उसको पार करते हुए वहाँ पे कई सारे हिडन ट्रैप्स उसके ऊपर हमला करते हैं। कई सारी कांटेदार बेलें जमीन से निकल कर उसे आगे बढ़ने से रोक रही होती हैं। वहीं पे उसके पीछे चेंजियाओ को इसको पार करने के लिए घोड़ा मिल गया होता है। देखा तो होंग भी परेशान होता है, कहता है कि ये बंदा फिर यहाँ आ गया और यहाँ तक कि इस बार तो उसको एक माउंट भी मिल गया। अगर ये इसी तरीके से आगे बढ़ के मुझे पार कर जाता तो इसे कैच करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जबकि भाई इधर चेंजियाओ मस्त अपने घोड़े की सवारी करते हुए वहाँ से तेजी से गुजर रहा होता है और उसी वक्त उसके ऊपर भी वो ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वो सभी कांटेदार बेलें उसके ऊपर भी हमला कर देती हैं। चेंजियाओ जैसे जैसे उन बेलों के हमलों से बचता जा रहा होता है, कह रहा होता है कि ये छोटी मोटी ट्रिक्स मुझे रोक नहीं सकती, मेरे पास ये माउंट है, तब तक अभी या फिर थोड़ी देर में ये फर्स्ट प्लेस मेरी ही होगी। तो वो बेले और भी ज्यादा बुरी तरीके से उसके ऊपर हमला करने लगती है। उनसे परेशान होते हुए कहता है कि डैम इट, फर्स्ट प्लेस बस मेरी होने ही वाली है। और उतने में चेंजियाओ को उस घोड़े का पैर दलदल में फंस जाता है। वो घोड़ा तो दलदल में फंसता जाता है लेकिन चेंजियाओ कूद करके साइड पर हट जाता है। कहता है कि डैम इट, लगता है कि अब ये हॉर्स मेरा साथ नहीं दे पाएगा। जो देख कर तो भाई इधर होंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। मैं कहता है कि बहुत अच्छे, अब देखते हैं कि आखिर तू बिना माउंट के कैसे फर्स्ट प्लेस लेगा। उसी वक्त कोई बड़ी तेजी से स्विंग करते हुए होंग की साइड पे से निकल जाता है और होंग को भी पता नहीं पड़ता है कि अभी अभी उसकी साइड पे से कौन इतनी तेजी से गुजर गया। जब जूलियन की भी नजर होंग के ऊपर पड़ती है तो वो जल्दी से अपनी ब्रेक लगाता है और वहाँ पे रुकते हुए होंग से कहता है कि जियाओ होंग, तो तुम यहाँ हो। तो भाई इधर होंग भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये तुम कैसे हो सकते हो मास्टर, मुझे साफ साफ याद है कि अभी थोड़ी देर पहले तो तुम स्टार्टिंग पॉइंट पे ही थे, फिर आखिर तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए। तो वहाँ पे ये जूलियन को देख कर तो चैन से आओ तो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। कहता है कि ये जूलियन आखिर फिर से कैसे आ गया, साला जब भी जीत मेरे करीब होती है तभी ये आकर के कहीं ना कहीं से अपनी टांग अड़ा जाता है। जूलियन को दिखाया जाता है जो कि होंग से कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, हमारा मास्टर तुम्हें बुली नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं आधे दिन तक वहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पर आराम करता रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हें अभी भी स्टिल कड़ी मेहनत की जरूरत है, इसलिए अब मैं आगे जा रहा हूँ, तुम्हारी फिनिश लाइन पे पहुंच करके इंतजार करूंगा। इतना कहते ही जूलियन वहां से फिर से तेजी से निकल जाता है। जबकि होंग तो हैरानगी के साथ में अपने मन में कहता है कि ये बंदा अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे था और वो ना सिर्फ इतनी जल्दी यहाँ पे पहुंच गया बल्कि हम दोनों को ही पीछे छोड़ गया। चेंजियाओ तो गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है कि ये बंदा साला चीटिंग कर रहा है, चीटिंग, हम लोग मर मर के आगे बढ़ रहे हैं और ये बंदा गेम की तरह आगे बढ़े जा रहा है। उसी वक्त फिर दोनों राइवल्स की नजर एक दूसरे के ऊपर पड़ती है। दोनों के मन में सबसे पहले ये बात आती है कि भले ही साला ये जोन से हार जाओ लेकिन ये सेकंड प्लेस तो किसी दूसरे के हाथों में तो बिल्कुल नहीं आने देंगे और वैसे भी ये फर्स्ट स्टेज है, इन्हें जीतने के आगे भी चांसेस मिलेंगे। और दूर खड़ा जूलियन भी उन लोगों को एक दूसरे से लड़ता हुआ देख करके अपने मन में कहता है यार कोई भी यहाँ पर मेरी बराबरी करके मेरे को कंपनी लेने के लिए नहीं है। सचमुच इनविंसिबल होने के साथ साथ अकेलापन भी साथ ही मिलता है। फिर क्या ही कर सकते हैं, अभी भी आधा टाइम बचा हुआ है इसलिए अब मैं स्लोली चलूंगा। लेकिन भाई वाकई में ये गोल्डन फॉर्चून है तो बड़ी खतरनाक चीज जिसके इफेक्ट्स वाकई में बेहद ही ज्यादा अनइमेजिनेबल हैं। तो इमोर्टल आइसलैंड का मालिक भी योजन की इस किस्मत को देखकर काफी ज्यादा शौक रह जाता है। चिल्लाते हुए कहता है कि हे भगवान आखिर ये किस तरीके की किस्मत लेकर के आया है, इस तरीके से अपने इतने ज्यादा गोल्डन नसीब के साथ में इतनी चली फिनिश लाइन तक भी पहुंच गया। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा है कि मेरे बनाई डाइस भी मेरी बात नहीं बल्कि इस बंदे की बात को मान रहे हैं। खाली डाइस ही नहीं बल्कि इसको मिले सारे के सारे ट्रेजर चेस्ट भी, वो भी एकदम टॉप टायर के रिवॉर्ड्स थे। इनकी मदद से तो इस बंदे ने पूरे के पूरे जोनों को एक ही बार में खत्म कर दिया। बंदा सच मुझे हेवेंस का सन इन लॉ है जो कि इतनी ज्यादा किस्मत को लेकर के आया है। मानना पड़ेगा कि इस तरीके खतरनाक नसीब वाले लोग ही बिना किसी स्ट्रगल के ग्रेट डाउ को हासिल कर पाते हैं, जबकि बाकी के लोग अपनी पूरी ताकत के साथ भी बस स्ट्रगल करते रह जाते हैं। तो बाकी के सभी लोग इस एरा की टाइड के सामने बस एलिमेंट होकर के रह जाते हैं, बिल्कुल हमारे उस पुराने एरा की तरह जो कि उस क्लाइमेटिटी को सरवाइव नहीं कर पाया। लेकिन अब इस तरीके के हेवन चूजेस चाइल्ड जो कि फॉर्चून के साथ में यहाँ पर अपेयर हुआ है, इसका मतलब वापस से कुल्लू रेलम के पास में उस पॉइंट पर लौटने का समय आ गया है। इतना सोचते हुए जब वो वापस से जूलियन की ओर देखता है तो वो उसे देखते हुए स्टन रह जाता है। तो कहता है कि हे बच्चे आखिर तू यहाँ पर ये क्या कर रहा है, हमारी कुल्लू रेलम का एक टॉप इनहेरिटेंस ट्रायल है, क्या तो इसको थोड़ी रेस्पेक्ट शो नहीं करा सकते। यहाँ पे बाकी के सभी चैलेंजर्स इतनी बुरी तरीके से सफरिंग्स को सह रहे हैं कि तुम यहाँ पे आराम से बैठ करके एंजॉय मार रहे हो। तभी इधर हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि उन सभी बेलों को तोड़ते हुआ आगे बढ़ रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे इन कीचड़ों के
लेवलों के सामने अपने आप को हारने नहीं देना है, बल्कि रिफाइनिंग के बल के तौर पर मैं इन सबको पीछे नहीं छोड़ सकता। पेन से अब यही सोच रहा होता है कि आखिर ये सभी कीचड़ की बेलें हमें आगे क्यों नहीं जाने दे रही। जुलियन तो यहाँ से सीधा ही निकल गया और इन्होंने उसे रोकने की हिम्मत भी नहीं की। सबके बावजूद भी फाइनली होंग उस सबको पार करते हुए एंड पर आ गया होता है। वो अपने सामने जुलियन को मस्त मजे में लेटा हुआ देख करके अपने मन में कहता है, यहाँ पर हमारे इस चैलेंज को पार करते करते जान निकल गई। ये बंदा यहाँ पे मस्त एक इमोर्टल की तरह एंजॉय कर रहा है। चेंजाओ के मन में भी यही बातें चल रही होती है कि यहाँ पर जुलियन मस्त बैठ करके खाना खा रहा है कि वो सभी लोग यहाँ पर इतनी सफरेंस के बाद में पहुंच पाए हैं। हमारा हीरो जुलियन तो मस्त अपने चेले को बुलाता है और उसे अपनी तरफ से खाने के लिए ग्रिल चॉपस्टिक देते हुए कहता है कि होंगे बड़ा टाइम लगा दे तुमने यहाँ पे आने के लिए, ये लो इसे खाओ और मजे लो। वैसे उस खाने को लेते हुए उसका शुक्रिया करता है, लेकिन साथ ही मन में कहता है तरीके से टफ होने का प्रिटेंड करते रहो, बाद में तुम्हें जरूर सफर करना पड़ेगा। उसी बात बाकी के सभी लोग भी जैसे तैसे उस एंड पॉइंट पर आ गए होते हैं। सभी लोग भी वहाँ पर मस्त जुलियन को इस तरीके से खाना खाते हुए देख करके मन में कहते हैं ये न केवल इस ट्रायल को सबसे पहले खत्म किया, वो तो यहाँ पर मस्त बिना किसी दिक्कत के खाने का भी मजा ले रहे हैं। उसी वक्त हमें इधर ली की भी हालत को दिखाया जाता है, जो कि भाई कुछ ज्यादा ही गंभीर होती है और उसे इतनी ज्यादा भूख लग रही होती है कि सीधा वो जुलियन के ऊपर खाने के लिए टूट पड़ता है। जुलियन भी ये देख करके घड़ाम से उसके पेट में लात मारता है, उसे दूर फेंक देता है और उसे नाच बजाते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी ये हिम्मत इस तरीके से किसी बंदे से खाना छीनना कुछ ज्यादा ही रूड नहीं है। मास्टर ये मैं हूँ आपका प्यार डिसाइपल, आखिर आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो। जुलियन भी कंफ्यूज होते होंग से पूछता है कि क्या ये बंदा सही कह रहा है। होंग उसे जिस नजर से देखता है उससे वो समझ आता है। ली को खाना देते हुए कहता है कि ओ मेरे डिसाइपल मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ, वो तो मैं बस यहाँ पर तुम्हारे रिफ्लेक्सेस को चेक कर रहा था। तो उस खाने को देख करके मुंह में पानी आ गया होता है और जुलियन से कहता है कि क्या मास्टर अगर आपका टेस्ट हो गया तो ये डिसाइपल इस खा को खा सकता है। कहता है कि हाँ हाँ खाओ मेरे यार, ये तुम्हारे लिए ही तो है, लेकिन अगर तुम थोड़ा और लेट आते तो मैं सब खाने को ऑलरेडी खत्म कर चुका होता। ली उसे कहता है कि मास्टर आपको वाकई में लोगों को कम्फर्ट करना नहीं आता। उसी के साथ हमें उस रेतीली घड़ी को दिखाया जाता है जिसका फाइनली टाइम खत्म हो गया होता है। इमोर्टल आइसलैंड का होस्ट उन लोगों को बताता है कि फाइनली ये ट्रायल खत्म हो गया, इसलिए उन सभी चैलेंजर्स को कांग्रेचुलेशन जिन्होंने इस ट्रायल को कंप्लीट कर लिया। इसके साथ ही जिसने की फर्स्ट प्लेस हासिल की है उसको एक इमोर्टल टेक्निक दी जाएगी। इमोर्टल आइसलैंड के मालिक की तरफ से जुलियन को एक इमोर्टल टेक्निक दी जाती है। करके बाकी सभी लोग भी कहते हैं कि जैसा किसी ने ये तो एक्सपेक्ट किया था, उन्हें फर्स्ट प्लेस फिर से मिल गई। अब इनके इस कल्टीवेशन टेक्निक के साथ में ये पक्का से डिविनिटी को हासिल जरूर कर लेंगे, ये इमोर्टल तो बन के रहेंगे, बस थोड़ा टाइम की बात है। उन लोगों में चैन से चिढ़ते हुए कहता है कि इस बंदे को फिर से एक रिवॉर्ड मिल गया। ली तो अपने मास्टर के सिंपल एक्सप्रेशंस को देख करके कहता है मास्टर इतने ज्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी के बावजूद भी आखिर आप इतने ज्यादा खुश क्यों नहीं लग रहे। बाकी वे लोग भी कहते हैं कि हाँ लगता है कि सीने ये के सामने तो ये इमोर्टल टेक्निक्स भी कुछ नहीं है, मैं एक ऐसे इमोर्टल बनने के लायक है जिन्हें की किसी बात की कोई परवाह नहीं होती। इनका ये ग्रेट फॉर्चून इस तरीके की चीजों से भी कहीं आगे का है। लोग इस तरीके से गॉसिप करते हुए देख कर फिर जुलियन मिनाटेक करते हुए कहता है कि वाओ मुझे एक इमोर्टल टेक्निक मिल गई, वाकई में मेरी बॉडी काफी ज्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग फील कर रही है। उनको इस तरीके से नाटक करते हुए देखेंगे तो इमोर्टल आइसलैंड का मालिक भी कहता है कि साले इस तरीके ड्रामा तो मत कर, यहाँ पर सभी लोग इस तरीके के इमोर्टल टेक्निक को पाने के लिए तरस रहते हैं, जबकि तू इस तरीके से नाटक दिखा रहा है। तो वाकई में इतने ज्यादा एरोगेंट है तो फिर क्यों ना सेकंड राउंड का स्टार्ट किया जाए और फिर देखा जाएगा कि आखिर तुम्हारा नसीब और कितना साथ देता है। साथ ही यहाँ पर सेकंड ट्रायल को स्टार्ट कर दिया जाता है और सभी लोगों को अगले लोकेशन पे पहुंचाया जाता है। एक बार उन लोगों को बताती है कि आपके सामने वाले पोर्टल के अंदर आप लोगों को जाना पड़ेगा। एक एक करके आप लोग अंदर जाएंगे और जितना ज्यादा टाइम आप उसके अंदर बताएंगे आपकी जीतने की चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। याद रखना अगले ट्रायल के लिए बस 100 लोगों की सीट बची हुई है, बाकी के लोगों को ऑटोमेटिकली एलिमिनेट करते हुए यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। इधर होंग भी उन पोर्टल्स को देखते हुए कहता है कि तो ये एक सर्वाइवल टेस्ट है, इसका मतलब ये टेस्ट वाकई में काफी ज्यादा डेंजर से भरा होगा। ली सबसे पहले उस पोर्टल के अंदर जाते हुए कहता है कि चाहे ये टेस्ट कितना भी ज्यादा टफ क्यों ना हो, मास्टर के डिसाइपल जरूर से इसमें फर्स्ट प्लेस हासिल करेगा। कहते ही ली सबसे पहले उस पोर्टल के पार निकल जाता है, सीधा उस पोर्टल की मदद से एक दूसरे रेल में अपेयर हो जाता है। अंदर आने के बाद में वो अपने हाथ में अपने ब्लेड को चेक करते हुए कहता है कि आखिर मेरा ब्लेड कहाँ गया। फिर साथ ही जब वो वहाँ पे अंदर आने के बाद में अपने बुढ़ापे को देखता है, अपनी कंडीशन को फील करता है, तो उसे बदलता है कि ये बॉडी उसकी नहीं है, क्योंकि ये बॉडी तो उसके बुढ़ापे की बॉडी है जिसके पास में कोई कल्टीवेशन ही नहीं है। ली को उस रेल में बिना कल्टीवेशन के सर्वाइव करना होगा। तभी इसी के साथ में होस्ट की आवाज ली को बताती है चैलेंजर को यहाँ पर एक आम ओल्ड मैन का रोल निभाना होगा, यहाँ पर इन माउंटेन इन जंगल के ऊपर सरवाइव करना होगा, तो तब तक जब तक वो एक्सीडेंट या फिर बुढ़ापे के साथ में यहाँ पे मर नहीं जाता। तो ली भी चिढ़ते हुए कहता है कि साला इस बुढ़ापे देने से बढ़िया तो मुझे यहाँ पर सीधा ही मार क्यों नहीं दिया। तो फिर साथ ही वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि अब क्या ही करा जा सकता है, इसलिए शुरुआत करने से पहले मुझे इस ट्रायल में हार नहीं माननी चाहिए। इमोर्टल आइसलैंड का मालिक भी कहता है कि ये राउंड टेस्ट आपकी अडेप्टेबिलिटी और जजमेंट को टेस्ट करेगा। इससे पहले आपके पास में कितनी भी ज्यादा
कल्टीवेशन क्यों न रही हो, लेकिन यहाँ पर सब बेकार है। इसके साथ ही यहाँ पर बाकी के सभी लोग भी अपना अपना टेस्ट देने के लिए अपने अपने पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं। तो बाद इमोर्टल आइसलैंड का मालिक बताता है कि इसके अंदर 100 दिन का सर्वाइव करना काफी ज्यादा एक्सीलेंट है। जो इंसान इसके अंदर 150 दिन तक सर्वाइव करेगा वो तो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग होगा, और जो 200 दिनों तक सर्वाइव करेगा वो तो बहुत ही ज्यादा रेयर होगा। लेकिन 200 दिनों के बाद में माउंटेन के बेस्ट ग्रो करके काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इससे इस लेवल की डिफिकल्टी और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी कि फिर माउंटेन बेस्ट बजर्क होते हुए आपके ऊपर हमला करने लगेंगे। मैं ये खुद देखूंगा कि बच्चे तुम इसके अंदर किस तरीके से एरोगेंट बनते हो, फिर तुम किस तरीके से इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी काट पाते हो। अब हमें सेकंड ट्रायल के पहले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि ली जो कि वहाँ पे आने के बाद में बूढ़ा हो चुका होता है और साथ ही उसकी सारी कल्टीवेशन को वहाँ पे खत्म कर दिया जाता है। वो वहाँ पे भयानक ठंड की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है, यहाँ तक कि वहाँ पे उस जगह पर खाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं होता। और इतनी सब परेशानी के बावजूद भी जब उसे खाना मिलता है तो दांतों के न होने की वजह से वो उस ठंड से कड़क हो गए इस खाने को भी मुश्किल से खा पाता है। और जब दूसरे दिन वो पानी पीने के लिए जाता है तो वहाँ के समंदर का पानी भी इतना ज्यादा खारा होता है कि ली के पहने की तो दूर की बात मछलियां भी तड़प रही होती हैं। सबसे तो ली अब बुरी तरीके से परेशान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरीके का ट्रायल है, साला खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, जीने को ताकत नहीं। ऐसा लग रहा है यहाँ पे बुरी तरीके से हमें बंदे बना दिया गया हो। साला बकवास है, ट्रायल के तौर पर यहाँ पर हम लोगों को सजा दी जा रही है और आखिर बिना किसी ताकत के यहाँ पर जीना कैसे पॉसिबल हो। फिर भी मैं यहाँ हार नहीं मान सकता, क्योंकि ना सिर्फ मुझे इस ट्रायल को पास करना है बल्कि अपने मास्टर के हॉनर के लिए मुझे इसे जीतना है। ली का दूसरा दिन भी गुजर जाता है और तीसरे दिन पर ली वहाँ पर खाने की जुगाड़ करने के लिए खरगोश का शिकार करने लगता है, लेकिन अपने बुढ़ापे की हालत की वजह से उसे पकड़ नहीं पाता। अगर इसी तरह धीरे धीरे 20 दिन बीत जाते हैं और ली धीरे धीरे उस माहौल में ढलने लगता है। खाने के लिए कुछ मछलियां पकड़ता है और रहने के लिए एक केव, साथ ही शिकार करने के लिए ली वहाँ पर एक पत्थर की स्वॉर्ड बना लेता है और उसकी मदद से भेड़ियों से अपनी जान बचाने लगता है। 50वें दिन वो उस भेड़िए का शिकार भी करने के लिए जाता है, जिसके बाद 80वें दिन पर उसने अपनी हालत भी काफी कुछ अच्छी कर ली होती है। इसके साथ ही वो अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है कि एटलीस्ट ठंड तो कट गई और कुछ टाइम इतनी हंटिंग करके मेरी कुछ बॉडी भी बन गई और अब मेरे 100 दिन कंप्लीट होने में बस 20 दिन ही रह गए हैं। मगर उसी वक्त पेड़ से एक बड़ा सा एनाकोंडा सीधा ली के ऊपर हमला बोल देता है, जिसे देखकर ली भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे बचने की कोशिश करने लगता है। जब स्नेक अपने शरीर से ली को जकड़ लेता है तो इधर ली भी हार नहीं मानता और उल्टा उस स्नेक को ही काटने लगता है। तो कहता है कि 80 डेज हो जाने से पहले मैं बस एक स्टेप ही अपनी गोल से पीछे था, लेकिन डैमेज लगता है कि अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। मगर खैर आखिरकार मरते समय भी मैं स्नेक को अपने साथ ले जा रहा हूँ। अगर काश मैं 20 दिन और रुक जाता, जिसके बाद मैं मास्टर को अपने आप को प्रूव कर पाता। मास्टर माफ कर देना, मैं फिर भी यहाँ पे अपने आप को प्रूव करने में फेल हो गया। और इसी तरह ली का चैप्टर और उसका ट्रायल यहीं पे क्लोज हो जाता है, जहाँ पे कि टेलीपोर्ट करने के बाद में ली अपने पोर्टल से बाहर निकल आया होता है। उसके साथ साथ कई सारे लोग भी वहाँ पे ट्रायल में फेल होकर के आ रहे होते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों की हालत तो वहाँ पे इतनी ज्यादा बुरी होती है कि वो लोग वहाँ पर उस दुनिया में 10 दिन से ज्यादा भी सर्वाइव नहीं कर पाए होते हैं और कुछ तो बुढ़ापे की वजह से बस 2 दिन में ही टपक गए होते हैं। जुलियन ली से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम कितने दिन वहाँ पे टिक करके आए हो। तो ली उसे बताता है कि मास्टर मैंने 88 डेज तक सर्वाइव किया, लेकिन फिर एंड पर एक स्नेक ने मेरे ऊपर पीछे से हमला कर दिया, लेकिन फिर भी मैं वहाँ मरने से पहले उस स्नेक का काम तमाम करके ही आया। तो मास्टर बताइए था ना ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव। जुलियन में उसको थम्स अप करते हुए कहता है कि वाह मेरे लिटिल ली, तो यार कमाल कर दिया, तुम में काफी ज्यादा गट्स हैं जो तुमने उस सांप को भी नहीं छोड़ा। जिसके बाद फिर जुलियन वुहान से पूछता है कि वुहान तुम बताओ कि आखिर तुम कैसे मरे। तो वुहान उसे बताता है कि ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। मैंने सोचा था कि जब मैंने ट्रिबुलेशन तक की लाइटनिंग को झेल लिया तो ये लाइटनिंग मेरे सामने क्या है, लेकिन आखिरकार मैं अपने इस एरोगेंस की वजह से बस 160 दिन ही वहाँ पर जी पाया। तो ली तो हैरान होते हुए कहता है कि क्या वाकई में 160 दिन तक जी, आप तो काफी ज्यादा लंबे समय तक जी पाए, वाकई में आप काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। मिस्टर हेवन और अर्थ भी इस बात के विटनेस है कि वो जगह कितनी ज्यादा डिफिकल्ट है, यहाँ तक कि वहाँ पे पहुंचने पर आपकी सारी की सारी कल्टीवेशन को भी खत्म कर दिया जाता है। तो जुलियन भी अपनी पोर्टल की ओर जाते हुए कहता है कि सुनने में तो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है, तो मैं खुद इस चीज को ट्रायल करना चाहता हूँ। उसके बाद वो भी उस पोर्टल के अंदर चले जाता है और कहता है कि अब देखेंगे कि मेरा गोल्डन फॉर्चून इस ट्रायल के आगे क्या कर पाता है। तो इसी के साथ में जुलियन के उस ट्रायल के पहले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जुलियन भी ऑफ कोर्स काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका होता है। हालत देखते हुए कहता है कि वाकई में तो काफी ज्यादा रियल लगता है। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे फिर से ट्रांसमिग्रेट कर दिया गया है। और खैर मुझे सर्वाइवल की सभी बेसिक चीजों के बारे में पता है, इसलिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर खाना पानी और रहने की जगह ढूंढनी होगी। जब इधर जुलियन की नजर खाने के लिए वहाँ पर एक रैबिट के ऊपर
पर पड़ती है। रैबिट वहाँ से जुलियन के पास से भाग करके जाता है और आराम से अपना सिर सीधा एक पेड़ से जाकर के टकरा देता है। वहाँ पर जुलियन के खाने के तौर पर खुद से अपने आप को शहीद कर देता है। देखोगे तो भाई जुलियन भी शौक कहता है कि क्या मुझे यहाँ पर खुद से आगे बढ़ना भी नहीं पड़ा और यहाँ खाना खुद मेरे पास आ गया। और फिर जुलियन उस खरगोश को बिठाते हुए कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरे खाने के लिए अपनी जान दे दी, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छे से पका करके और मजे लेकर के खाऊंगा। उसके बाद फिर जुलियन उसे रोस्ट करते हुए कहता है कि यार काश यहाँ पर मेरे पास में कुछ सॉस और होती। तो भाई के इतना कहने की देर थी और उसका नसीब वहीं पे काम कर देता है, जिस वजह से एक भालू जो कि वहाँ मक्खियों के छत्ते को चुरा करके ला रहा होता है, पर उन हनी बीज की वजह से उस छत्ते को वहीं पर फेंक जाता है। हनी बीज अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और भाई जुलियन को वहाँ पर बिना कुछ किए आराम से शहद मिल जाता है, जिसे देख के तो भाई जुलियन की आंखों में चमक जाती है। वो कहता है कि वाओ, ग्रिल करने के लिए एकदम ताजा शहद मेरे पास आ गया। उसके बाद फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुलियन टहलते हुए कहता है कि अब जब मैंने पेट भर के खाना खा लिया है तो अब यहाँ पर रहने के लिए जगह ढूंढने की जरूरत है। उसके साथ ही कुछ देर टहलते हुए जुलियन को वहाँ पर रहने के लिए एकदम बढ़िया ठिकाना भी मिल जाता है, जहाँ पे जुलियन की बड़ी सी केव के सामने उसके पास पीने का एकदम फ्रेश वाटर की लेक होती है और मजे से देने के लिए एकदम बढ़िया माहौल। ऊपर जुलियन वहाँ पर नदी पर मछलियों को पकड़ने के लिए आया होता है, कह रहा होता है कि कल तो मैंने खरगोश खाया है और आज मुझे मछलियाँ खाने का मन है। तो भाई जुलियन की बस इतना कहने की ही देरी थी। चलो चलो चल के उसकी गोद में आते हैं कहते हुए कि मालिक मुझे खाओ। कहते भाई जुलियन भी कहता है कि साला मैं यहाँ पर सर्वाइवल की ट्रेनिंग के लिए आया था, लेकिन ये सब देख करके लग रहा है कि मैं यहाँ पर मस्त मजे लूट रहा हूँ। तो इसी तरह वहाँ पर जुलियन मस्त अपना वहाँ पर समय बिताने लगता है, साथ ही टाइम पास और खाने के लिए वहाँ पे फार्मिंग करने लगता है, जबकि उसकी मीट की तलब के लिए वहाँ पे वाइल्ड वर्ल्ड खुद चल करके वहाँ पे आता है, पत्थर पर खुद अपना सर फोड़ करके जुलियन के खाने के लिए अपना त्याग कर दे देता है। क्योंकि ये सब कुछ देख करके तो भाई इमोर्टल मास्टर भी भड़क जाता है। तो कहता है कि साला मैंने ये ट्रायल एक ब्रूटल टेस्ट के लिए बनाया था, यहाँ पे एक बूढ़े लाचार आदमी को अकेले डेंजर में फेंका जाता है और उसे वहाँ पर मुश्किलों से सर्वाइव करना होता है। ये बंदा यहाँ पर इतने मजे क्यों ले पा रहा है? मगर खैर छोड़ो, 200 दिनों के बाद में तुम्हारे ऊपर हेल्थ टूट पड़ेगी, जिसके बाद खतरनाक बीस्ट और खतरनाक लोगों के सामने तुम बिल्कुल नहीं टिक पाओगे। दूसरी और बाकी के सभी लोग भी अपना अपना ट्रायल दे करके वहाँ पर निकल रहे होते हैं। उन्हीं लोगों के बीच से हमें होंग को भी अपने ट्रायल को दे करके बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। तो कहता है कि ब्रदर होंग, आप लास्ट हो जो कि यहाँ पर बाहर निकले हो, वाकई में ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो बताइए कि आखिर आप कितने दिन रुक करके आए? जिस पर होंग से बताता है कि 206 दिनों के बाद में कई सारे बीस्ट अपेयर होने लगे और वो सभी बसक होने के बाद में उन सभी को रोकना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल था, क्योंकि उन सभी बीस्टों ने माउंटेन रिवर और सभी एरिया को घेर लिया था। इसलिए उसे कहता है कि ब्रदर ये तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था, लेकिन फिर भी आप इतने टाइम तक सरवाइव कर गए। होंग उसे बताता है कि तुम सोच भी नहीं सकते थे कि वहाँ का माहौल कितना ज्यादा खतरनाक था। मैं आखिर तक सरवाइव करता, लेकिन म्यूटेशन की वजह से वो सभी मॉन्स्टर और भी ज्यादा भयानक हो गए थे और एंड पर उस म्यूटेशन की वजह से मेरी बॉडी भी काफी ज्यादा कमजोर होने लगी, वरना अगर मेरे पास में थोड़ी सी भी डेमोनिक आर्ट्स होती मैं वहाँ पर शायद 100 दिनों तक सरवाइव कर पाता। कहते ही वहाँ पर होंग की नजर एक आखिरी पोर्टल के ऊपर पड़ती है। देख करके तो होंग भी उसे पूछता है कि तुमने मुझसे नहीं कहा था कि मैं आखिरी यहाँ पोर्टल से बाहर निकला हूँ, आखिर यहाँ पर मेरे सामने का ये पोर्टल यहाँ पर क्या कर रहा है? पर उसे बताता है कि नहीं नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पोर्टल तो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि मास्टर इसके अंदर काफी ज्यादा लेट गए थे। तो होंग भी स्माइल करते हुए कहता है कि ओ तो ये बात है। इसके साथ ही वो मनी मन काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि वो कमीना आलसी आदमी बेकारा इतना ज्यादा आलसी है कि यहाँ पर पानी भी हम लोगों से मंगाता था। पता चलेगा कि बिना किसी पावर और बिना किसी हमारी मदद के वो आखिर वहाँ पर कैसे सरवाइव कर पाएगा। और इस बात को मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि 200 दिनों के बाद में कितनी ज्यादा हेल्थ डिफिकल्टी आएगी। मुझे तो यही सोच के मजा आ रहा है कि आखिर उस बंदे की किस तरीके की हालत होगी। तो बस वो यहाँ पर उसके उस बुरी हालत से बने चेहरे को बस यहाँ पर देखने का इंतजार कर रहा हूँ। आखिर जब वो ट्रायल दे करके पोर्टल से बाहर निकलेगा तो उसका चेहरा कैसा होगा।